नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिवाली तक राज्य में पुलिस के जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवाली तक प्रदेश में पुलिस के जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे और त्योहार के मद्देनजर ये रोक लगाई गई है। छुट्टी पर गए कर्मियों को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा समय पर ड्यूटी न ज्वाइन करने वालों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग नए तरीके से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अचानक आए आदेश से पुलिस के जवानों में हड़कंप मचा हुआ है। 25,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त प्रदेश में हैं। इनमें से 2 से 2,500 जवान हर समय छुट्टी पर रहते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, बड़ा आदेश जवानों को जारी हुआ है, छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा और उसके बाद त्योहारी सीजन का यहाँ पर आना सीधे तौर पर पुलिस के जवानों के लिए इस समय एक बड़ा झटके के रूप में यहाँ पर कहा जा सकता है। सभी ये कह सकते हैं कि जो छुट्टियां विभाग में दी गई थी, जवानों को जो छुट्टियां दी गई थी, कर्मचारी अधिकारी जो छुट्टी पर थे, उन सभी को वापस छुट्टियों से वापस बुला लिया गया है। बाकी जो छुट्टियां थी वो सभी छुट्टियां नई छुट्टियां हों या पुरानी जो, उन सभी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। कहा गया है कि उन्हें अभी आने वाले जितना प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर त्योहारी सीजन हो, उन सभी के लिए उन्हें तैयार रहना है। ड्यूटी मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड में करनी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो। आम जनता को जो परेशानियां, उन परेशानियों का सोल्यूशन निकल सके। तौर पर कहा जा जी अभी कहा जा रहा है समय पर जो अधिकारी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं जवान, उनके लिए क्या कुछ आदेश, उनके लिए क्या कुछ सख्ती के आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से विभाग में एक आदेश यहाँ पर निकला है जिसमें कहा गया है कि जो जवान इस समय या अधिकारी जो छुट्टी पर हैं, जिनकी छुट्टियां सैंक्शन हो चुकी है और इस समय अपनी छुट्टियों को ले रहे हैं, उन सभी की छुट्टियां भी यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। यानी नई छुट्टियां तो किसी को नहीं मिलेंगी। जो छुट्टी पर थे उन सभी को भी यहाँ पर बुला लिया गया है और तत्काल उन्हें ये कह सकते हैं कि 24-48 घंटे के भीतर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। इसके पीछे सीधे तौर पर विभागीय आदेश में कहा गया है कि जिस प्रकार से त्योहारी सीजन यहाँ पर आ रहा है, प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर है, उन सब चीजों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के लिए डबल डेकर रोपवे को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम के लिए डबल डेकर रोपवे को मंजूरी दी गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक ये रोपवे बनाया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 1,268 करोड़ की लागत आएगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12 किलोमीटर लंबा ये रोपवे होगा। रोपवे के लिए 26 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12 किलोमीटर लंबे रोपवे में ये 22 टावर बनाए जाएंगे। गौरीकुंड, चिरबासा, लिंचौली और केदारनाथ तक कुल 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। सरकार ने 2026 तक इस रोपवे का काम पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोपवे के लिए मंजूरी मिल गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, सोनप्रयाग में इस रोपवे को मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ का जो प्रसिद्ध धाम है, वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुव्यवस्थित यहाँ पर होती नजर आएगी। उनके जो यात्रा मार्ग पर जो उन्हें काफी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता था, खासतौर पर पैदल यात्री यहाँ पर पैदल रास्ता तय करते थे, उनकी सुविधा के लिए रोपवे के यहाँ पर लगाया जाएगा। डबल डेकर रोपवे होगा और जो दूरी होगी ये कह सकता है कि 22 किलोमीटर का जो लंबा जो पैदल रास्ता उन्हें तय करना पड़ता था, अब वो सिर्फ 12 किलोमीटर इस रोपवे में तय कर पाएंगे और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। जो मंजूरी यहाँ पर मिलनी थी, चाहे एनजीटी की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, वो राज्य को यहाँ पर मिल चुकी है। रोपवे का जो काम होगा वो जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब है सरकार ने 2026 तक इस रोपवे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, तो क्या कुछ लग रहा है कब से इस रोपवे का काम शुरू किया जाएगा?
तो देखिए अभी तक ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव केंद्र को दिया गया था उस प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। जो फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस मिलना था वो क्लियरेंस यहाँ पर मिल चुका है। ऐसे में वन्य जीव बोर्ड का जो क्लियरेंस इस रोपवे के लिए केदार घाटी में मिलना था उसको यहाँ पर उसको भी यहाँ पर अपनी मंजूरी मिल चुकी है। अरविंद, ये सब चीजें ये कह सकते हैं कि मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार जल्द ही जो भूमि अधिग्रहण का जो प्रक्रिया थी उसे यहाँ पर शुरू कर देगी। 26 हेक्टेयर जो भूमि जहाँ पर टावर बनने हैं रोपवे के, उनके लिए जो 26 हेक्टेयर भूमि की जो आवश्यकता थी उसके अधिग्रहण की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही जो रोपवे की जो निर्माण जो कंपनी होगी उसके लिए टेंडर यहाँ पर कॉल कर दिए जाएंगे। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी तो उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के भीतर रोपवे का कार्य प्रारंभ यहाँ पर हो जाएगा और 2026 तक ये रोपवे का जो काम बनना है, जिसको कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी से ये रोपवे यहाँ पर बनाना है, उसका कार्य पूरा हो जाएगा। और उम्मीद ये कह सकते हैं कि 2026 के लास्ट में या 2026 के बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, केदारनाथ धाम जो आएंगे, उन्हें और जो सुविधाएं होंगी और बेहतर यहाँ पर नजर आएंगी और वो केदारनाथ धाम के आसानी से दर्शन कर पाएंगे। जी, तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक ये रोपवे बनाया जाएगा। धन्यवाद अभय इस तमाम जानकारियों के लिए आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा कि मंदिर समिति पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। अजय ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित प्रोग्राम है 21 और 22 अक्टूबर का है, जिसमें 21 अक्टूबर को केदारनाथ और 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा है, जिस उनके स्वागत के लिए मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है, अभी से तैयारियों में जुट गई है। 21 और 22 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं, जहां वो पहले केदारनाथ जाएंगे और उसके बाद उनका बद्रीनाथ का दौरा प्रस्तावित है। मोदी जी अब प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए अब तक 5 बार केदारनाथ जी की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ जी की भी यात्रा कर चुके हैं और उनके केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रति आस्था जग जाहिर है। तो इस बार भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिवाली से पूर्व वो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा करेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं तो उस अनुरूप चाहे प्रशासन हो, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, अपने स्तर से उनके प्रवास को लेकर के पूरी। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है। कुछ सालों से दीपावली के समय पीएम लगातार केदारनाथ का दौरा करते आ रहे हैं। तो 21 और 22 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड आएंगे, जहां वो पहले केदारनाथ का दौरा करेंगे, इसके बाद वो बद्रीनाथ जाएंगे। उनके दौरे को लेकर आशा नौटियाल ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ से पीएम का गहरा लगाव है। पिछले कुछ सालों से वो लगातार केदारनाथ में दर्शन के लिए आते रहे हैं। तो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा है कि केदारनाथ से पीएम का गहरा लगाव है, इसलिए पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी लगातार केदारनाथ के दर्शन के लिए आते रहते हैं। उनको जब भी समय मिलता है वो जरूर केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। 21 और 22 अक्टूबर को वो फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो पहले केदारनाथ धाम का दौरा करेंगे। कितना महत्वपूर्ण वो उत्तराखंड को समझते हैं और केदारनाथ जी को समझते हैं कि हर 3-4 साल में वो दीपावली मनाने केदारनाथ आ रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका केदारनाथ में चल रहा है मोदी जी की कृपा से, वो हम सबका सौभाग्य है। और उसके कारण से आज केदारनाथ में जो यात्रियों की संख्या है वो दुगनी से चौगुनी हो। अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 दिवसीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा भी की है। तो सीएम धामी टनकपुर पहुंचे हैं आज, जहां पर उन्होंने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने वहां पर एक छात्रावास बनाने की घोषणा भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का टनकपुर में
रोजगार मेले के अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हमारा कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त लगभग 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी प्रोग्राम है। फिलहाल हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे जो कंपनीज हैं जितनी, उनको भी रोजगार मेले में जो आना है वो भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री तो सीएम धामी टनकपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इस रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा उन्होंने वहां पर एक छात्रावास बनाने का भी ऐलान किया है। तो टनकपुर में सीएम धामी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। टनकपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम धामी ने किया है। इस मेले के जरिए युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। टनकपुर में ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी ने आज शिरकत की है। इस मेले के जरिए युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को इस रोजगार मेले से फायदा होगा। योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। तो टनकपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन आज किया गया है। रोजगार मेला आज से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम धामी ने की है। इस मेले के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा सीएम धामी ने इस मौके पर एक छात्रावास बनाने का ऐलान किया है। घोषणा की है कि टनकपुर में जल्द ही छात्रावास बनाया जाएगा, जिसमें जो युवतियां हैं वो पढ़ने के लिए आ सकेंगी। वहीं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में योजना परवान चढ़ने पर चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या की समिति की तैयारी करने की विभाग ने शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख के पार कर गया है, जिसको देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को एक यात्री एक बार यात्रा का फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन के आधार से भी लिंक करने के आदेश दिए गए हैं। तो चार धाम यात्रा पर सीमित यात्री की तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। इस बार ये जो आंकड़ा है वो 40 लाख के पार पहुंच गया, जिसके बाद एक यात्री एक बार के फॉर्मूले पर विभाग ने विचार करना शुरू कर दिया है। इसको आगे विस्तार में देखेंगे, वो हम उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको भी हम विचार करेंगे। ऑल्टरनेट नहीं, अभी मैं उसको कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इसको जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, आधार कार्ड से जोड़ने के बाद आपको ये स्टडी मिल जाएगी कि कौन आदमी कितनी दफ़े आ रहा है। तो ये स्टडी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसमें ऑल्टरनेट व्हीकल्स को भी हम ला रहे हैं ताकि वो करें, और रोपवे भी इसमें बन रहा है। इसको आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस के बाद अब टूरिज्म पुलिस को एक गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी कर रही है। वहीं पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। तो टूरिज्म पुलिस को लेकर प्रदेश में चर्चा तेज हो गई है। पर्यटन विभाग टूरिज्म पुलिस को के गठन की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से समीक्षा बैठक भी की गई। प्रस्ताव को बनाने के विभाग ने निर्देश भी दिए हैं। चारधाम यात्रा पर भी चर्चा हुई है। इसमें अभी बहुत बड़ी यात्रा हमारी हुई है, जिसमें 42,90,778 यात्री आए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि सीज़न के अंत तक ये करीब हमारी 45 लाख पहुँच जाएंगी। इस यात्रा को और भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ये आवश्यकता महसूस हुई है कि इसमें हम पर्यटन पुलिस को लाएं, जिससे कि जो हमारे बहुत से जो हमारे होम स्टे चल रहे हैं, टूरिस्ट सेंटर चल रहे हैं, क्या क्या गतिविधियाँ इसमें हो रही हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यूकेपीएससी ने पटवारी और लेखपाल के पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। जारी पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आप आवेदन कर सकते हैं। पटवारी के
391 पद और लेखपाल के 172 पद पर ये भर्तियां होंगी। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 नवंबर 2022 है। 4 नवंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ये अंतिम तिथि है। तो यूके पीएससी में पटवारी और लेखपाल पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इन भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ अगले 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस केस में जुड़े जिन सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो चुकी है, जिन्हें कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अंकिता को विसरा रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है, जो जल्द ही कोर्ट में दाखिल की जाएगी। अब तक इस केस में 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं बयानों के आधार पर जांच अधिकारी इसमें करीब 500 पन्नों की चार्जशीट अगले 10 दिनों के भीतर कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड का यह पूरा मामला है, जिसमें तीनों आरोपी 22 सितंबर को अरेस्ट हुए थे। जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएंगे। जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएंगे। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही वाहन दुर्घटनाओं पर संभागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी राजीव कुमार ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की। राजीव कुमार ने कहा कि लगातार ये बात सामने आ रही है कि वाहन दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट पहने व्यक्तियों की अधिक मौतें पर्वतीय क्षेत्र में हुई है, जो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने कहा ये जांच का विषय है कि पहाड़ों की परिस्थितियों को देखते हुए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया जाए या नहीं। तो अब सीट बेल्ट पहनने और ना पहनने पर दुविधा खड़ी हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो दुर्घटनाएं सामने आई हैं, उसमें ज्यादातर सामने आया है कि जिन्होंने सीट बेल्ट पहनी है वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तो वाहन दुर्घटनाओं पर परिवहन विभाग ने चिंता जाहिर की है। दुर्घटना में सीट बेल्ट लगाने वालों की संख्या ज्यादा आ रही है। पहाड़ी क्षेत्र में सीट बेल्ट पहनने पर अब विचार किया जाएगा। अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं कि जो सीट बेल्ट है वो पहनी जाए या ना पहनी जाए। कोई इसमें ना स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना हो रही है, सीट बेल्ट पहनने से नहीं हो रही है। ये अभी अपने एक शोध का विषय है, क्योंकि सीट बेल्ट जो बनाई गई थी स्पेशली जो सामने से टक्कर होती है उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। अब पर्वतीय क्षेत्र में सीट बेल्ट पहनने से दुर्घटना कैजुअलिटी बढ़ रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक शोध का विषय है। मुझे विश्वास है कि समय क्या ऐसे महोदय हमारे पूर्व में यही मांग थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हम मिले थे संबंध में, उसका जब हमने से कहा माने जैसे कि महोदय हमारे पहाड़ों में सीट बेल्ट पहनना उचित नहीं है। हाँ, मैदानी भागों में इसलिए उचित है कि मैदानी भागों में गाड़ियाँ हाई स्पीड चलती हैं। हमारे पहाड़ों में मुश्किल से गाड़ी 40 किलोमीटर ऊपर गाड़ी जा पाती है। लेकिन फिर हमारी जो परसों हादसा हुआ, हमारे परसों कार में एक कार गिरी, इसमें अगर उन दोनों व्यक्तियों की सीट बेल्ट नहीं बंधी होती तो। वहीं चमोली जिले की राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा की छतों पर दीवारों से बरसात में कमरों में पानी भर जाता है। बरसात के समय स्टूडेंट्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंपावत की दुखद घटना सामने आने के बाद भले ही सरकार और शिक्षा मंत्री ने विभाग को सभी जीर्ण शीर्ण स्कूलों का डेटा इकट्ठा करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी भी धरातल पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजकीय इंटर कॉलेज के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यहां बरसात में पानी भर जाता है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को समस्या हो रही है, पढ़ाई में परेशानी होती है। हालांकि विभाग ने इस इंटर कॉलेज को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन धरातल पर अभी तक इस इंटर कॉलेज को दुरुस्त करने का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। बरसात की वजह से छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी हो रही है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे हमारा फिजिक्स का लैब है, वो ऊपर पानी से पूरी छत टपक रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन भी बारिश आती है, अगले दिन हमको पूरे मतलब टेबल वगैरह अपने अलग अलग करने पड़ते हैं, मतलब दूर दूर बैठना पड़ता है। पूरा नीचे पानी से भरा रहता है, आके पहले पूरा साफ करना पड़ता है, आधा पीरियड उसी में चले जाता है और हमारे पढ़ाई का लॉस होता है। वैसे हमारा नीचे फिजिक्स का लैब, बायोलॉजी का लैब है, उसमें भी वही दिक्कत है, ऊपर से बहुत सारा पानी टपकता है। और जिस दिन भी बारिश आती है, अगले दिन हमें पूरे अपने जो सर की यहाँ पे कॉपी किताब रजिस्टर वगैरह वो सारे गीले रहते हैं। हम तो कुछ कॉपी किताब ऐसे पानी टपकता है तो पूरी भीगी रहती है, गीली पड़ी रहती है। टेबलें जैसे पूरी उससे ख़राब हो चुकी है, सीलन से पूरा मतलब कमरा भी हमारी सारी प्रैक्टिकल का जो भी सामान होता है वो सारा ख़राब हो गया है। अगर लोहे की है तो उस पर जंग से वो पूरा ख़राब हो रखा है। टेबल है तो वो पानी के कारण पूरा ख़राब हो रखी है। ऐसी हाल हमारे बायो लैब का भी है। वहाँ भी कई कमरे मनोरथ निवेदन करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत टपकती है, बाथरूम भी, जहाँ बच्चे या टीचर बाथरूम जाते हैं वह भी टपक रहा है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ जो कक्ष हैं सारे के सारे छत टपकती है। कभी भी विद्यालय में किसी छात्र अध्यापक के कृषि उत्पादन मंडी समिति में लाइसेंसधारी आढ़तियों की तरफ से 30 सालों से 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया भुगतान मंडी समिति को नहीं किया जा रहा था। नए सचिव ने जब सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई तो मंडी के खाते में बकाया भुगतान जमा होना शुरू हो गया। ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति ने लगभग 167 लाइसेंस धारक व्यापारी हैं, जिन्हें मंडी समिति ने दुकान उपलब्ध करवाई हुई है। मंडी समिति को किराए के रूप में मिलने वाले पैसे से राजस्व मिलता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन सहित कई तरह के खर्च वहन किए जाते हैं। लेकिन मंडी समिति में कई व्यापारी पिछले कई सालों से मनमानी कर रहे हैं और मंडी समिति को किराया नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते मंडी समिति के सामने आर्थिक संकट आया है। मंडी समिति को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा था। 30 सालों में करीब 1 करोड़ रुपया बकाया हो गया है। मंडी समिति ने 167 लाइसेंसधारी व्यापारियों को चिन्हित किया है, जिन्होंने अपना बकाया भुगतान नहीं किया है, जिनके ऊपर अब जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 92 से लगभग किराए का प्रकरण मंडी समिति ऋषिकेश में चल रहा था। तो जैसे मैंने चार्ज लिया उसके बाद मैंने सभी व्यापारी को नोटिस इश्यू किए और उनसे तत्काल कहा कि अपना किराया जमा करें। तो ये लगभग 1 करोड़ 5 लाख था और 1 करोड़ 5 लाख में लगभग 22 से 23 लाख रुपए उन्होंने अभी जमा करा चुके हैं। और हम लोगों ने किस्तें बना दी है करके हर व्यापारी अपनी किस्तों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट हो गया था। हर व्यापारी भी 5 से 6 लाख रुपए बैठ रहा था। तो व्यापारियों ने आपसी सहमति से इसमें किस्तें बनना स्वीकार कर लिया और अब पर मंथ को किस्तें दे रहे हैं। वहीं जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क का बिजरानी जोन शनिवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसका शुभारंभ कॉर्बेट के निदेशक ने जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया। पहले दिन बिजरानी में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही, जिसमें 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने जोन में प्रवेश किया। इसके साथ ही बिजरानी जोन समेत ढेला झुन्ना में शनिवार से पर्यटकों को रात्रि विश्राम की सुविधा भी मिलेगी। तो बिजरानी जोन शनिवार से खुल चुका है। पर्यटकों के लिए ये जोन खुल गया है। कॉर्बेट के निदेशक ने इसका शुभारंभ किया। 30 जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर इस कॉर्बेट का शुभारंभ किया गया है। अब पर्यटकों को यहाँ पर जल्द ही रात्रि विश्राम की सुविधा भी मिलेगी। बहुत एक्साइटेड है और होपफुल है मिल जाए कुछ टाइगर दिखने को। बहुत दिनों से पहले से प्रोग्राम करके रखे हुए हैं। ऐसे डेट फिक्स किया है कि जैसे बिजरानी मिल जाए हमको, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत आशा है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था, तो एनिमल्स का हलचल होना चाहिए। एक्साइटेड है, हाथी टाइगर देखने जा रहे हैं और भी अगर कुछ वाइल्ड एनिमल्स दिखे तो डिपेंड है, देखिए क्या होता है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, ये 3rd सफारी है। कल 2 सफारी ली थी मैंने, आज बिजरानी में फर्स्ट। देखिए, टूरिज़्म के दृष्टिकोण से हमारा बिजरानी जोन एक प्रमुख जोन है, जिसे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बुकिंग्स के मामले में भी ये जोन लगभग फुल चल रहा है। नाइट स्टे अब अंदर शुरू हो चुका है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ढिकाला जोन हमारा 15 नवंबर से खोल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी फॉरेस्ट रोड्स थी उनकी स्थिति भी पिछले दिनों बरसात की वजह से काफ़ी ख़राब थी, परंतु अब वो सही की जा चुकी है।
तो रामनगर में जिम कॉर्बेट का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। शनिवार से यानी कि आज से ये जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कॉर्बेट के निदेशक ने 30 जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर इस जोन का शुभारंभ किया है। अब पर्यटक इसमें आ सकते हैं। तो कॉर्बेट के निदेशक ने इस बिजरानी जोन का शुभारंभ किया है। जल्द ही इसमें यात्रियों को रात्रि विश्राम की सुविधा भी मिलने लगेंगी। यात्री अब यहां पर रात्रि विश्राम कर सकेंगे। आज से ये बिजरानी जोन खुल गया है। पर्यटक यहां पर जा सकते हैं घूमने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।